kids, I'm back with a new video lecture that is of class 11th and the chapter is chapter number 14, respiration in plants. So this video is basically for introductory part of respiration. So I am starting this chapter now. तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है बेटा ये मोस्ट बेसिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी और एनर्जी नहीं आएगी तो जो भी लाइफ प्रोसेस के इवेंट्स हैं वो सब नहीं होंगे। अब दरअसल क्या होता है, बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज जब हो जाता है तो उससे जो ऑक्सीजन आता है उसको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और ये जो हमारा आपका रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है या इवेंट है जिसके अंदर आपकी एनर्जी फॉर्म होगी। अब फॉर्म कब होती है? जब डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन मतलब कब? जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी जो माइक्रोवेलाइज है वो इंटेस्टाइन में उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सेल्स तक, और सेल्स में उस ऑक्सीजन को आपका जो आरबीसीज है ऑक्सीजन भी पहुंचाएंगी सर्कुलेट करके। तो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जो फूड था उस फूड को क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन करके उससे क्या करा जाएगा? एनर्जी रिलीज करी जाएगी और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा एटीपी की फॉर्म में, और जब भी आपको जरूरत होगी आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हो अपने लाइफ प्रोसेस के इवेंट्स के लिए। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी। अब मैं इस चैप्टर का जो मैंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने बताया था इट इज द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ लाइफ, क्योंकि ये इवेंट मतलब जो है हमारा एनर्जी देता है हमें, इट प्रोवाइड द एनर्जी। सेकेंड थिंग इज अगर एनर्जी मिल रही है तो वो क्या हो रही है? हमारे जो लाइफ प्रोसेस इवेंट्स हैं उनको करा जा रहा है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग एक फिजिकल इवेंट में जिसमें हमारा O2 और CO2 एक्सचेंज होता है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे जो हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो डाइजेस्ट होने के बाद रीअब्सॉर्ब किए गए, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? हमारे बेसिकली बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी होती है। उन बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। और जब भी वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे दो कार्बन है, इनके बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो हमारी एनर्जी लिबरेट होगी। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली यही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा रहा है, और ब्रेक किसकी मदद से करेंगे हम लोग? एंजाइम्स की मदद से। तो अभी हम लोग को बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं इसमें। ग्लाइकोलिसिस में अलग ही एंजाइम्स को पढ़ना है, टीसीए साइकिल में अलग एंजाइम्स को पढ़ना है, और भी हम लोग जो आपका चाहे अगर हम लोग फर्मेंटेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ अदर एग्जाम मतलब हमारे एंजाइम्स के नाम पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया किसकी मदद से किया गया? एंजाइम्स की मदद से किया गया। और जब बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या हुआ? हमारी एनर्जी रिलीज हो गई, और वो जो रिलीज एनर्जी थी उसने फॉर्म कर ली क्या? एटीपी। तो ये रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या? वो है हमारा फूड। तो फूड बनता कैसे है? फूड को बनाने के लिए एक प्रोसेस है, उसे कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हो कहां पे रहा है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब फूड बन गया आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट में रेस्पिरेशन कहां पे होगा? तो यहां दो जगह होती है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर रेस्पिरेशन होगा। तो अब एक और चीज है, ये तो हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करी, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं जिनको ऑक्सीडाइज किया जाना है रेस्पिरेशन में उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे फैट भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। अब लेकिन जो मोस्ट प्रिफरेबल अगर मैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करूं तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो सेल की एनर्जी थी जो बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड थी वो ब्रेक डाउन होगी
और स्टेप वाइज मैनर में वो रिलीज होती है। कारण है, देखो अगर सिंगल स्टेप पे सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसे हम लोग कहेंगे कंबशन। इट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन में क्या होगा कि एक ही स्टेप होगा और उसमें सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, और जब एक साथ सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो हमारी एटीपी के अंदर कपल नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस जो हमारी केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी थी इसको स्टेप वाइज मैनर में जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि जैसे कुछ स्टेप ग्लाइकोलिसिस के हुए वहां पे कुछ एनर्जी लिबरेट होगी तो उसके द्वारा एनर्जी बनाई जाएगी। उसके अलावा जो टीसीए साइकिल के कुछ स्टेप्स होंगे उसमें कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि स्टेप वाइज मैनर हो रहे हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब मल्टी स्टेप में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जब एनर्जी रिलीज होती रहती है तो उसको साथ साथ में कपल कर दिया जाता है और साथ में एटीपी बना दी जाती है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, एक साथ ही सारी एनर्जी को लिबरेट करना चाहें तो उसमें क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते उस चीज को? क्यों? अगर वो हो गया तो उसमें सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है जिसे हम लोग कंबशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये रिलीज हो जाएगी स्टेप वाइज मैनर में, और इसको कंट्रोल कौन करेंगे? हमारे एंजाइम्स। और एंजाइम्स करने के बाद इस एनर्जी को ट्रैप कर दिया जाएगा इन द केमिकल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, व्हेनेवर वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड, सो इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपीज आर ब्रोकन डाउन एंड उनके बाद उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं इस पार्ट की, जिसमें हम लोग एक हेडिंग लिखी हुई है, डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट जो है ब्रीथ करते हैं? तो देखो प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करना है। अब जब प्लांट्स को रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको भी होगी। अब वो ऑक्सीजन को रिक्वायर करेंगे, उनमें भी CO2 प्रोड्यूस होगी। लेकिन जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स के पास स्पेशल हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे लंग्स हमारे पास हैं, फिशेस के अंदर हम लोग गिल्स देखते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर हम लोग ट्रैकिया देखते हैं। तो लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई भी हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। उनके पास क्या होते हैं? उनके पास होते हैं हमारे स्टोमेटास और लेंटिकल्स। तो ये दोनों चीजें हैं जो उनका गैसियस एक्सचेंज करवा रही है। लेकिन एक कारण है कि व्हाई द प्लांट्स आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग ऑर्गन। तो अब मैं उनकी बात करने वाला हूं, रीजंस की। ओके, तो रीजंस क्या है हमारे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो पहला रीजन ये है कि जो प्लांट्स हैं उनके हर पार्ट अपनी जो ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज की नीड्स है उसकी खुद ही देखभाल कर लेता है। क्यों? उसके पास हर जगह क्या है, आपके स्टोमेटास प्रेजेंट है। अगर स्टेम की बात करो तो उसके पास खुद के लेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो ये ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट। मतलब इनके अंदर, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स है। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन हमारे अंदर हम लोगों ने इनटेक की, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, आपके आरबीसी के साथ जो हीम प्रोटीन है उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है। उसके बाद वो ब्लड उसको सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उनके पास जो है, पहली बात तो वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट गैस का होता है कुछ पार्ट्स के लिए। और दूसरा रीजन क्या है, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की या गैसियस एक्सचेंज की, ये बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस और करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिट करता है, और जब वाटर स्प्लिट करता है तो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन खुद से इनका फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है हमारा। अब वो जो ऑक्सीजन वहां पे फोटोसिंथेसिस से बना, उस ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। तो अपनी खुद की जो डिमांड है खुद के ही प्रोसेस से उन्होंने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो इनकी जो है एक रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी बहुत कम है। जैसे हम लोग का जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्योंकि हम लोग सपोज करो, देखो ना तो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मोबिलाइज होते, दे आर इमोबाइल, तो उनकी एनर्जी वहां पे खर्च नहीं होनी। हम लोग, वो लोग बात नहीं करते,
हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग बात करने में खर्च कर देते हैं। लेकिन प्लांट के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट को अपनी लाइफ प्रोसेस है बेसिक, जैसे किसी मैक्रोमोलिक्यूल को जो है सिंथेसाइज करना है, उसमें वहां पे वो यूज कर सकता है। तो उनका जो डिमांड है वो भी कम है, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी प्लांट्स का कम होता है। और तीसरा रीजन क्या है कि हमारी, मैंने अभी बात बताई थी आपको कि लीव्स जो है ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। अब तीसरा रीजन मैंने क्या बताया कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, सेल क्लोजली पैक है। दूसरा, वो जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है सरफेस प्लांट की, उससे क्लोज प्रेजेंट है। तो जो लीव्स हैं, तो लीव्स में हमारी स्टोमेटाज है, वो क्या कर रही है कि गैसेस एक्सचेंज कर रही है, स्टोमेटाज ओपन है, वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा। जो क्लोज सेल्स नीचे जैसे सरफेस के जस्ट नीचे यहां प्रेजेंट है, उनको ऑक्सीजन वहां पे गैस जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। अब स्टेम्स के साथ क्या है, स्टेम्स की जो अंदर वाली लेयर है, जो स्टेम है, लिविंग सेल्स जो ऑर्गेनाइज होती है, वो थिन लेयर में ऑर्गेनाइज है। और थिन लेयर में ऑर्गेनाइज होने के बाद वो बार्क के नीचे प्रेजेंट है, और बार्क के पास ऑलरेडी लेंटिकल्स होते हैं। तो जो लेंटिकल्स हैं वो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन या फिर जो भी गैस उसको रिक्वायर्ड है वो वहां तक पहुंच जाएगी, स्टेम की सेल्स तक। और बेटा, जो हमारा ग्लूकोज है, अगर उसका कंबशन किया जाए या उसको ब्रेक डाउन किया जाए, तो हमारा क्या रिलीज होता है। अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग जो है ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसमें से 6 हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल, और उसके साथ हमारी एनर्जी लिबरेट होती है। अब मैंने वही जो शुरुआत में बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने खुद ही फॉर्म किया है कि व्हाई ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन सिंगल स्टेप बट इन सेवरल स्टेप। मतलब ग्लूकोज हमारा सिंगल स्टेप में क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, मल्टीपल स्टेप्स क्यों लगते हैं। तो रीजन मैंने क्या बताया इसमें कि एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। मतलब अगर हम लोग स्टेप वाइज मैनर में करते हैं, तो हमारा वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम एटीपी सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बेटा, हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप क्या है। अब रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं उसको डिवाइड करने के हमारे 2 बेसिस हैं। पहला बेसिस है ब्लैकमैन्स क्लासिफिकेशन, कि ब्लैकमैन ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है रेस्पिरेशन को, और दूसरा जो टाइप है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्लैकमैन क्लासिफिकेशन के मुताबिक पहले टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसे कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो फैट या कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है। अब दूसरा जो बेसिस है वो है हमारा क्या, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हो कि अगर हमारा ऑक्सीजन की जो एब्सेंस होती है उसको एनएरोबिक कंडीशन कहते हैं, और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा, अगर रेस्पिरेशन होता है, तो उसे हम लोग एरोबिक कंडीशन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पहला टाइप है, जहां जो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा। अब देखो इस चीज का ध्यान देना, आप लोग 10th क्लास में एक चीज पढ़ के आए होंगे कि हमारा जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर हमारी बहुत कम अमाउंट में एनर्जी जो है लिबरेट होती है। रीजन जानते हो क्या है? देखो रीजन ये है कि जो ग्लूकोज है या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रेस्पिरेशन होना है, उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो ज्यादा स्टेप होते हैं, और जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का। इनऑर्बिक जो हमारा ये एनारोबिक कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब एनारोबिक जो कंडीशन है, इसको मैंने 2 तरीके के एनारोब्स को डिवाइड किया हुआ है, एक फैकल्टेटिव एनारोब्स और एक ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं, देखो जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, वो दोनों में काम कर सकते हैं। मतलब एनारोबिक कंडीशन है तो बढ़िया है, वो रेस्पिरेशन कर लेंगे।
अगर एनारोबिक कंडीशन ना भी हो तो वो तब भी हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एडेप्टेबल है। लेकिन हमारे ऑब्लिगेट रिजिड होते हैं, ये क्या करेंगे, अगर एनारोबिक कंडीशन नहीं है तो इतने स्ट्रिक्ट है कि वहां पे ये रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन ये तभी परफॉर्म करते हैं जब आपका एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट हो। तो फैकल्टेटिव वो होते हैं जो आपके एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में काम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और आपके ऑब्लिगेट्स वो हैं जो आपके केवल एनारोबिक कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या क्या होता है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।